चलिए भाई आगे देखिए। आज जो एक्टिव पैसिव है आपके जो है फंक्शन करा दिए थे मैंने सारे आपको, हमने पढ़े भी होंगे, कर भी लिए होंगे। ऐसा है नहीं है? ऐसे ही है। उसके बाद कल जो स्टार्ट हुए थे क्या हुए थे? स्टार्ट एग्जाम्पल स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो उनमें से अलग तरह के ढूंढ के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव पैसिव का। वर दे प्लेइंग चेस, वर दे प्लेइंग चेस, ठीक है। और जैसा आप देख रहे हैं क्या है? एक्टिव है, यानी कि टेंस है। तो कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि बाद के में से कोई एक आ रहा है और वर्ब फॉर्म में आईएनजी आ रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। इसे क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में भी क्या? प्रोनाउन। और प्रोनाउन भी कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद ये क्या है? मेन वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाउन है या प्रोनाउन है? नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि गेम का नाम है ना। अब हमें से क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो फिर एक बार लाइन लिख लेता हूँ दोबारा से। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग पार्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये लाइन हमने लिखी है। अब इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो बाद में क्वेश्चन मार्क लग रहा है। फिर इंट्रोगेटिव तो ये है। जब ये इंट्रोगेटिव है तो स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। देखिए इस पूरे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है ही नहीं। जब क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो आप भी छोड़ दोगे उसे, आपको भी नहीं लिखना। अब कहाँ से स्टार्ट होगा? हेल्पिंग से स्टार्ट होगा। लेकिन हेल्पिंग में तो हम पहले लिखते नहीं है। पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? चेस। अब चेस ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से जब हम पैसिव बनाते थे तो जो उसका फंक्शन था क्या था? वाज या वर्ब में से कोई एक प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग तो आएगा ही आएगा, है ना। तब तो मुझे ये चॉइस करनी है कि वाज आएगा या वर आएगा। तो चेस सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है। गेम तो कोई प्लूरल हो ही नहीं सकता। तो क्या लिखें हम? वॉज लिखें। तो वॉज चेस, ये हो गया, ये हो गया। नोट छोड़ दीजिए। एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? बीइंग। एक्स्ट्रा वर्ड क्या क्या बता रखे हैं आपको? बी, बीइंग और बीइंग। इन तीनों को यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड क्या कहा जाता है? कहीं नहीं कहा जाता, सिर्फ यहीं कहा जाता है, ठीक है। किसी बुक में नहीं कहा जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा। थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड। प्लेड। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट कैरिंग। फिर क्या है? बाई। फिर सब्जेक्ट है दे। दे का क्या हो जाएगा? देन। दे का देन। वो जो टेबल बनाया था मैंने अभी 2 दिन पहले, उसका ध्यान रखो। और बाद में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन। तो पैसिव क्या बन गया? वाज चेस बीइंग प्लेड बाई देन। और ये रही हेल्पिंग वर्ब या ये रही हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या है? थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, समझ में आ गया होगा। टेंस का फंक्शन याद रखो, चाहे आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो इंग्लिश में, बहुत ही अच्छे हो जाओगे। बशर्ते जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे धीरे धीरे आप पढ़ते रहे। नेक्स्ट एग्जांपल है he had written a book, he had written a book, he had written a book before he was 20, before he was 20, he had written a book before he was 20। ये सेंटेंस दे रखा है, इसका पैसिव बनाते हैं। तो कौन सा टेंस है बच्चों? पास्ट परफेक्ट है। हैड लिखा हुआ है और हैड के बाद क्या है? थर्ड फॉर्म है। पास्ट परफेक्ट है। अब हमें इसका पैसिव बनाना है। फिर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं। सब्जेक्ट, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये सारा क्या माना जाएगा? रिमेनिंग पार्ट माना जाएगा, ठीक है।
हमेशा की तरह ए क्या है, आर्टिकल, और बुक क्या है, नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। और ही क्या है, प्रोनाउन, कौन सा, पर्सन। ये बात बार बार होती रहेगी, बार बार करवाता रहे। अब आपने बताया कि पास्ट परफेक्ट है, तो परफेक्ट तो चाहे कोई सा भी हो, उसमें जो एक्स्ट्रा वर्ड होता है वो क्या होता है, बीन होता है, BEEN, बीन। ठीक, तो यहाँ पे भी बीन ही आएगा। फिलहाल ये इंटरोगेटिव तो है नहीं, जब ये इंटरोगेटिव नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, और हेल्पिंग कहाँ जाएगी, इसके बाद में आ जाएगी। ठीक है, आराम आराम से सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे। तो ऑब्जेक्ट क्या है बताइए, अ बुक। अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो हेड ही आएगी, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें तो हेड ही आता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव आते हैं, वहां में देखना होता है। तो ये हेड आ गया। अब हमारा रूल स्टार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर नोट छोड़ दीजिए क्योंकि नोट नहीं है सेंटेंस में। फिर एक्स्ट्रा वर्ड, अब एक्स्ट्रा वर्ड क्या बताया था अभी, बीन। तो कोई भी परफेक्ट है उसमें क्या आएगा, बीन आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वो लिखी हुई मिलेगी अपना अभी, रिटर्न। उसके बाद क्या है, रिमेनिंग पार्ट, फिर है बाई, फिर है सब्जेक्ट। तो बाई सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही का क्या हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, बिफोर ही वाज 20। अब इसमें आप एक चेंज देख रहे हो, रिमेनिंग पार्ट जो है बाद में रखा है। तो मेरी 2 दिन पहले की बात याद करो, मैंने आपसे कहा था कि कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जिनमें रिमेनिंग पार्ट को बाद में रखा जाता है। बाद से मतलब सेंटेंस के एंड में भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि सब्जेक्ट के बाद गए तो ज़्यादा अच्छा होगा, सब्जेक्ट के बाद। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके कई रीजन दिए गए हैं, लेकिन रीजन जो है वो ये है कि जो रिमेनिंग पार्ट टाइम को इन्वॉल्व करता हो, जो रिमेनिंग पार्ट टाइम को इन्वॉल्व करता हो, वो रिमेनिंग पार्ट हमेशा बाद में रखा जाएगा। अब जैसे दे रखा है ही वाज 20 बिफोर, तो ये टाइम को मेंशन कर रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ही हैड रिटन ए बुक, उसने एक किताब लिख ली थी बिफोर ही वाज 20 साल का होने से पहले पहले। ये का मतलब है। तो ये जो 4 वर्ड है जिसमें रिमेनिंग पार्ट कहा है, ये टाइम को डिनोट कर रहे हैं सेंटेंस में। तो जो रिमेनिंग पार्ट टाइम को डिनोट करेगा वो हमेशा कहाँ आएगा, बाद में आएगा, ये आप याद रखें। और फिर मैं वही बात कह दूंगा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की, क्या कहूंगा, 4 ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन में रिमेनिंग पार्ट कहाँ मिलेगा, पहले जैसे मिलता था, और एक में मिलेगा बाद में। वहां में सोचना पड़ेगा, सही दोनों ही है, गलत कोई नहीं है, लेकिन नंबर लेने के लिए बेस्ट कौन सा है वो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं रोज आपको समझाता हूँ, बेसिक इंग्लिश में और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में धरती आसमान का अंतर है। अगर आप उस चीज को फील करोगे तो फिर आपको जवाब मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। वहां सब आपको ऐसे दिखाई देंगे कि 4 आंसर है, या 4 में से 2 आंसर है, या 3 आंसर का निशान कहाँ लगाऊंगा। ठीक है, इसलिए चीजों को ध्यान से सुनते रहो। बात समझ में आ गई हो क्या? चलिए आगे चलते हैं। अभी मुझे ढूंढ के जो डिफरेंट जितने भी हैं यही कराने हैं, प्रैक्टिस भी होती रहेगी आपकी और आप करते भी रहेंगे। नेक्स्ट है डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास। डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, ये सेंटेंस दिया है, एक्टिव है तो कौन सा है बच्चों, है इंपेरेटिव है। यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूजन में इसलिए भी आ जाते हैं कि डू डज तो कहाँ आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आते हैं। डू डज कहाँ आते हैं, जो सबसे पहला टेंस था। तो बहुत से स्टूडेंट इसे देख के कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन फिर मेरी बात याद रखो, इंपेरेटिव ही एक ऐसा सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो पहले सब्जेक्ट मिलना चाहिए था, यू डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास। इस तरह से कुछ ऐसा होना चाहिए था। मैं बोल के जो बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सेंटेंस तो जरूरी नहीं कि हर एक टेंस में बोला जा सके। मैं तो आपको समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, उस दिन मैंने कल परसों भी मैंने बात कही थी, अगर इस क्लास को आप कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आपको सारे फंक्शन याद होने चाहिए, ताकि तो क्लास ही समझ में नहीं आने की। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि इसके याद नहीं है, घर पे जाकर उन्हें याद करो, लिख के देखो। तो डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। क्या तो एडवाइस दी जा रही है या कमांड दी जा रही है, क्योंकि अगर इसमें सब्जेक्ट होता
तो जो इमीडिएट एक्शन है वो होता ही नहीं। कल मैंने कहा था आपसे कि इमीडिएट एक्शन का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट को हटा दो और तुरंत रेस्पॉन्स आना चाहिए जो अचानक आता है। तो ये क्या है, इम्पेरेटिव। बाकी ये वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इम्पेरेटिव है। ये नोट हो गया, नोट को हम बोल देते हैं निगेशन वर्ड बोल देते हैं। हालांकि निगेशन का मतलब होता है नकारात्मक। एक वर्ड होता है अफर्मेशन, सुना होगा अफर्मेशन, उसका उल्टा होता है निगेशन। कन्फर्मेशन सुना हो, अफर्मेशन मतलब क्या होता है हाँ में जवाब देना, और निगेशन मतलब होता है ना में जवाब देना। उसके बाद डिस्टर्ब का मेन वर्ब, फिर द क्लास क्या है ऑब्जेक्ट। ये वही नाउन है और ये वही आर्टिकल है ना। आर्टिकल भी आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। तो द जो होता है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, जबकि ए और एन होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। तीन ही आर्टिकल होते हैं ए, एन और द। अब यहाँ मैंने आपको दो रूल बताए थे इंपेरेटिव के, एक तो लेट वाला बताया था, एक बताया था यू आर इक्वल टू वाला, इस तरह से करके। तो मैंने कहा था कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो लेट से ज़्यादा प्रीफर किया करो। मेरे शब्दों को ध्यान से सुना करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू आर इक्वल टू वाला गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसे ज़्यादा प्रीफर किया करो, मतलब उसे प्राथमिकता दिया करो। ठीक है, गलत कुछ नहीं होता, सही होता है, बेस्ट होता है, अच्छा होता है। तो इसमें है ऑब्जेक्ट, तो किससे बनाऊं, लेट से। तो लेट वाला हमारा रूल क्या था, शुरू में ही लेट लिखते हैं, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लास, लेट द क्लास। फिर क्या आता है नोट, नोट लिखना पड़ेगा, कोई सेंटेंस में नोट है, ओके। उसके बाद क्या लगाते हैं बी, और फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डिस्टर्ब। ये बन गया ऐसा पैसिव, लेट द क्लास नॉट बी डिस्टर्ब। और ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है थर्ड फॉर्म, जिसकी वजह से पैसिव हुई। ठीक, ये आपका हो गया। जो भी बात समझ में आए मुझे बता दें, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट, समवन हैज स्टोलन माई पेन, समवन हैज स्टोलन माई पेन। ये सेंटेंस दे रखा है, बताइए कौन सा टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर अभी भी कोई नहीं बता पा रहा तो कमी वही है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसी तरह से एक दो दिन में खत्म हो जाएंगे और आप हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं हाथ पल्ले पड़ने। है जो है में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच कर लिए इसकी। फिर थोड़ा सा देखते हैं, ये सब्जेक्ट तो है, और सब्जेक्ट को मैं हमेशा क्या कहता हूँ, या तो नाउन कहता हूँ या क्या कहता हूँ, प्रोनाउन कहता हूँ। तो ये क्या है, समझ है, प्रोनाउन। क्या है प्रोनाउन, हमें पढ़ेंगे इसके बारे में, सब चीजें पढ़ेंगे। बाकी अभी तो चीज बीच में आ रही हैं, तो सुनते रहो, समझते रहो, है ना। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता है कि ये प्रोनाउन होना चाहिए, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ जब प्रोनाउन हो जाएगा, हो सकता है फिर भी याद ना आए। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जिसे याद करना है वो अभी करेगा, तुरंत करेगा, और जिसे नहीं करना वो कभी नहीं करने का। पूरी इंग्लिश कर लो, 6 महीने का कोर्स कर लो, वो फिर भी नहीं हो पाएगी, फिर भी ऐसे ऐसे रहोगे। तो समवन को बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब मैं अगर इसे बता रहा हूँ कि इनडेफिनेट प्रोनाउन है, तो क्या मैं पढ़ से पढ़ के देखो कहाँ लिख रहा था प्रोनाउन। सीधी सी बात है, मुझे नॉलेज है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई चीज पहले आ रही है या बाद में आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तो वहीं पड़ेगा, अरे भूल गया मैं तो। अब देखो प्रोनाउन कहाँ लिख रहा है, कितने प्रकार का प्रोनाउन होता है, ये कौन सी लिस्ट में आएगा, तब पड़ता है फर्क। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो समवन क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब क्यों है इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, जो डेफिनेट ना हो, जो निश्चित ना हो। अब समवन का मतलब ही क्या होता है, कोई, मतलब क्या हुआ, जिसने ये काम किया वो क्लियर ही नहीं हुआ कि कौन है। ठीक है, इसलिए से क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। नाउन को नहीं बोल सकते, क्योंकि ना तो किसी पर्सन का नाम है, ना ही किसी प्लेस का नाम है, ना ही किसी ये थिंग का नाम है, तो नाउन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब नाउन नहीं हो सकता तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने बात खत्म कर दी, क्या कि या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, इसलिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो फ्यूचर में याद रखेंगे क्या है, कौन सा, इंडेफिनेट प्रोनाउन। हैज क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी,
पेन क्या है? नाउन। क्योंकि किसका नाम है? थिंग का नाम है, वस्तु का नाम। कौन सा नाउन हो गए? कॉमन नाउन हो गए। फिर आ गया माई, अभी 2 दिन पहले की बात थी। तो माई को हम बोल सकते हैं पजेसिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। जैसे भी बुलवाना वाला चाहे है, तो दोनों ही चीज। जब हमने भी पर्सनल प्रोनाउन का टेबल बनाया था उसमें भी तो माई आया था। आई, मी, माई, माइन, 4 वर्ड थे। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। माई और माइन क्या होते हैं? पजेसिव होते हैं। तो आप उस टेबल से बोलना चाहते हैं तो दिस इज पजेसिव प्रोनाउन, और डेफिनेशन से बोलना चाहते हैं कि नाउन से पहले हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, तो पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब हमें इसका पैसिव बनाना है। अभी आपने बनाया कि क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, फिर परफेक्ट आ गया, तो एक्स्ट्रा वर्ड क्या आएगा? बीन आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पैसिव की। इंटरोगेटिव ये है नहीं, कहाँ से शुरू करेंगे? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? माई पेन। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ड। तो हैज की बात हो रही है तो यहाँ हैज आता है या यहाँ हैव आता है। माई पेन क्या है? सिंगुलर, तो इसलिए क्या आएगा? हैज आएगा। माई पेन हैज। उसके बाद नोट तो इसमें है नहीं, छोड़ दीजिए। एक्स्ट्रा वर्ड में बता ही रहा था अभी, बीन आ जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखी मिलेगी, स्टोलन। उसके बाद क्या है? रिमेनिंग पार्ट कुछ है नहीं, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। अब मुझे यही छोड़ना पड़ेगा सेंटेंस, मतलब ना बाई लिख सकता मैं, ना मैं सब्जेक्ट लिख सकता। हालांकि सब्जेक्ट था इसमें, वो क्यों? क्योंकि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो पैसिव बनाते समय छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है, वो एक कॉमन सेंस होती है। मेरी बात समझे क्या कहा मैंने? एक्टिव में नहीं छोड़ सकते। क्यों? एक्टिव में शुरू में ही काम करने वाला चाहिए, अगर नहीं है तो उसे प्रोड्यूस करो। जैसे यहाँ नहीं था तो क्या लिखा गया? समवन। ये कह रहे हैं समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो किसी ने मेरा पेन चुराया। तो पता नहीं किसने चुराया, तो मैं से यहाँ से तो स्टार्ट कर नहीं सकता कि हैज स्टोलन माय पेन। मुझे सब्जेक्ट देना पड़ेगा। जब नहीं है कोई तो मैंने समवन लिख दिया। हिंदी से आप समझना चाहते हो समझ लो, बाकी हिंदी की ऐसी कोई खासा वस्तु है नहीं। तो जब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ाया जा रहा है उसे वैसे फील करो आप। तो समवन इसलिए क्या बोला गया? इनडेफिनिट प्रोनाउन बोला गया, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं था। जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो ये चीज कहाँ चली जाएगी? बाद में। अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप इसे फिर भी लिखना चाहते हो तो आप एक बेसिक ही स्टैंडर्ड कर रहे हो, आप एक अच्छी इंग्लिश नहीं कर रहे। माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरा पेन चुरा लिया गया। तो ये बताना जरूरी है कि किसी के द्वारा। जब आपको उसका नाम नहीं पता तो आप ये क्यों लिखना चाहते हैं किसी के द्वारा? वो तो चुरा लिया गया। इसलिए सीधी और सच्ची बात, जब हम पैसिव बनाते हैं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं लिखे जाते, छोड़ दिए जाते हैं। फिर मैं वही बात कहूंगा, एक ऑप्शन लिख के दिखाएगा क्या? बाई समवन। अरे वो ऑप्शन दिया जाएगा ये, और सही कौन सा होगा? और जो इस चीज को नहीं जानता, वही 8वीं 10वीं की पढ़ रहा है, उसे तो बाई से बहुत लगाव होता है। वो पैसिव में सब कुछ छोड़ देगा, बाई नहीं छोड़ना। और कंपटीशन क्या जाएगा? भैया इसमें बाई छोड़ तभी नंबर मिलेगा। बस यही अंतर है एक एकेडमिक इंग्लिश में और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में। ठीक है, आगे चले। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं। It is time to supply food। ये तो याद आ गया होगा आपको। ये मैंने अभी जो रूल लिखे थे, 8 तो मैंने टेंस के रूल लिखे थे, 3 लिखे थे अलग से। एक तो इम्पेरेटिव का लिखा था, एक मॉडल का लिखा था, एक लिखा था इट इज टाइम वाला, अगर याद हो तो। मैंने कहा था कोई रूल नहीं होता है, एक सीधा एक एग्जाम्पल होता है, और शुरू में क्या मिलेगा? इट इज टाइम। तो मिलेगा ही मिलेगा, मैंने ऐसे कहा था। तो फिर रिपीट हो गया। तो क्या बताया था? इसमें टेंस मत पहचानना शुरू कर देना, क्योंकि ये टेंस से बाहर की बात है, इसलिए तो अलग से लिखा गया था। वो आपको बताया गया था टेंस होते हैं 12, जिनमें से 8 के ही पैसिव बनते हैं, 4 के नहीं बनते। तो इसमें टेंस क्यों पहचानेंगे फिर? और पहचानोगे भी तो मिलेगा, कोशिश भी करोगे तो नहीं मिलने का। कर लो, कोशिश करना क्या जा रहा। इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब।
सप्लाई क्या है? मेन वर्ब। टू के बाद क्या आती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। ये क्या बन गया? इन्फिनेटिव। पता चला कुछ? टेंस। अगर ये मेन वर्ब यहाँ आती सब्जेक्ट से बाद में, तब हम इसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जोर लगाओगे भी तो भी टेंस नहीं मिलने वाला, तो जोर लगा नहीं मत, तो टेंस की पहचान नहीं हो सकती इसकी। तो क्या बताया था आपको? इट इज टाइम। बस हाँ, इसे इसको लेके ही कह सकते हैं ज्यादा भाई ये प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट कौन सा उसकी बात नहीं कर सकते कि भाई प्रेजेंट में बोला गया है। इट इज टाइम। तो मैंने कहा था जो फूड है इसमें क्या लगाते हैं? फूड। हाँ, याद आया होगा आपको। इट इज टाइम फॉर फूड। और ये है इन्फिनेटिव, तो टू लिखेंगे ऐसे ही, फिर बी लिखेंगे और इसकी थर्ड फॉर्म सप्लाइड, ये इसका पैसिव। इट इज टाइम फॉर फूड टू बी सप्लाइड। ठीक है, साथ साथ उतारते रहना। जिसे फोटो खींचना हो वो अपना बाद में फोटो खींच ले। नेक्स्ट, there is no work to do. There is no work to do. ये सेंटेंस दे रखा है, तो ये भी वही एग्जाम्पल है जो टेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। आई मीन टू से कोई से रूल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो जो मैंने कहा था, कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो अलग से ही आते हैं और इनके ही चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम में आने के। देयर इज नो वर्क टू डू, इसकी पहचान ये है कि देर से शुरू हो गए THERE। और मैंने कल भी कहा था कि जब कभी किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव आ जाए, इन्फिनेटिव क्या होता है? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसे पैसिव वर्ब इस तरह से बना देते हैं कि टू के बाद बी और बी के बाद थर्ड फॉर्म। तो इसमें कोई चेंज नहीं होना, बस सब ऐसे लिख दो। देयर इज नो वर्क टू बी डन, ये सब ऐसे बन जाएगा। कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, ना कोई सब्जेक्ट ढूंढना ना कोई ऑब्जेक्ट ढूंढना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसी कॉपी हो गया। और जैसे ही इन्फिनेटिव आया टू के बाद बी लगा दिया, बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी, इसका पैसिव। ठीक है, जब जब ये देर आएगा तब तब 99% ऐसे ही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। I am to finish this work. I am to finish this work. अब ये आने शुरू हो गए हैं जो डिफरेंट है, और आप देखते रहो। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, I am to finish this work, क्योंकि ये सेंटेंस स्टूडेंट बहुत कम जानता है या बहुत कम बोलता है या कोई बोलना ही नहीं चाहता। ठीक, क्योंकि मैंने भी आपको दो चीज बताई थी कि जब कभी हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो आती है थर्ड फॉर्म या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऐसा मैं कई बार कह चुका हूँ, और यहाँ कोई सा भी केस नहीं है। हेल्पिंग वर्ब ये है, ना तो इसके बाद थर्ड फॉर्म है और ना ही इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये क्या है? डिफरेंट केस है। फिलहाल मैं दोबारा लिख दूं, मैंने कह रखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो आती है थर्ड फॉर्म या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये आता है एक्टिव वॉइस में और ये आता है पैसिव वॉइस में। से एक्टिव कह लो या कॉन्टिन्यूअस कह लो, है ना। अब ये क्या है? पैसिव तो बाद में बनाएंगे, पहले हम ये समझेंगे कि ये है क्या। जब भी हम कोई एक्शन फ्यूचर में बोलते हैं, प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर में बोलते हैं, तो उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं ग्रामर के अंदर। मतलब वो नहीं कि कोई बोलता है या नहीं बोलता है, मतलब जो ग्रामर है बोलने वाला तो ये है कि जो ज़्यादा इजी होता है वो ज़्यादा बोला जाता है, जो टिपिकल होता है वो कम बोला जाता है। सीधी सी बात है, स्पोकन इंग्लिश तो वो चीज़ है। आई एम टू फिनिश दिस वर्क, अगर मैं ऐसा बोलता आई एम फिनिशिंग दिस वर्क तो आपको ईजी लगता भाई ये तो हमने चीज़ पढ़ रखी है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में बार बार समझा रहा हूँ, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या है, पहले इस पे सोच लेते हैं। ये थोड़ा अलग से बता रहा हूँ मैं आपको, पहले इसे यहीं छोड़ते हुए भी मैं एक अलग से हिंदी में एग्जाम्पल बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा,
मैं कल दिल्ली जाऊंगा, और मैं अभी से इंग्लिश में लिखने वाला हूँ। तो मैंने कहा आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, ऐसे लिख सकते हैं या कोई दिक्कत है? आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो ये आपको बहुत अच्छा लगा और समझ में भी आया, क्योंकि जैसे आप मैच करते हो गा गी, ये क्या बनेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, बिल्कुल ताल लगी है, बढ़िया। तो वही विल तैयार है आप। आई विल गो टू दिल्ली, कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। विल और शैल में से कोई एक, उसके बाद वर्ब की समझ में आती है बात। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को, इसी को लिख दूं ऐसे, आई एम टू गो टू दिल्ली टुमारो, तो दिक्कत होनी स्वाभाविक है। पेट में दर्द स्टार्ट तुरंत हो जाएगा कि भाई ये पता नहीं क्या है, ये तो अजीब सी बात है, ये तो कभी देखी नहीं है, सोची नहीं। तो बस यही अजीब बात है, और अजीब बात ज़्यादा सीखनी है हमें। जो कॉमन बातें हैं वो तो आप सीखो या ना सीखो, पर अजीब तो सीखनी है, क्योंकि अजीब के चांसेस ज़्यादा हैं आने के। ठीक, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कोई फ्यूचर प्लानिंग करोगे, फ्यूचर में कोई काम करना चाहोगे, तो उसे आप इस तरह से बना सकते हैं। सब्जेक्ट तो ऐसे ही रहा, सीधा यहाँ पे आएगी हेल्पिंग वर्ब, और उसके तुरंत बाद आ जाएगा इन्फिनिटिव। ठीक, तो इसी सेंटेंस को आप ग्रामर में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों? इन्फिनिटिव हो गया। समझ आई बात? तो पहले तो मैंने आपको ये समझाया कि ये चीज क्या है, ये सेंटेंस क्या होगा। क्लियर है बात? ये कोई दिक्कत है? दोबारा एग्जाम्पल दूं और दो। जैसे मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं, तो आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश। आई वॉन्ट टू, आप इसे हेल्प में से बोल दो, आई एम टू टीच इंग्लिश, वन हटा दो। आई एम टू टीच इंग्लिश, टुमारो लिखो या मत लिखो। अगर मैं पढ़ाना चाहता हूं तो पढ़ाया तो नहीं है, ये चाहे मैं 1 घंटे बाद पढ़ाऊं या मैं फिर कल पढ़ाऊं, अभी एक्टिविटी हुई तो नहीं है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ वॉन्ट। तो जो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करोगे आप उसे ऐसे सीधा बोल सकते हो, आई एम टू टीच, मुझे इंग्लिश पढ़ानी है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात? अब यहाँ जाओ वापस, ये हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे जब हम मॉडल्स वर्ब पढ़ेंगे ना, कैन कुड शुड वगैरह, तो वहाँ पे भी इसका यूज आएगा, ध्यान रखना। ताकि बीच में आगे तो मैं समझा दूंगा। अब हमारा जो मेन मकसद था वो क्या था? इसका पैसिव बनाना मकसद था हमारा। ठीक, इस सेंटेंस का पैसिव बनाना। तो कोई टेंस तो ये है ही नहीं, टेंस की जगह इस्तेमाल हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट बन सकता था पर उसकी जगह इस्तेमाल किया गया है। तो इसे पार्ट ऑफ स्पीच करो, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। हो गया? ये जो वर्क है ये क्या है? नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। और जो दिस है ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी मैंने 2 दिन पहले की बात है, दिस, दैट, दीज और दोस, ये 4 कहीं भी आ जाएं इन्हें कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक, डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट से बने हैं, और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो करना, कोई चीज दिखाना। तो इनके बिना आप किसी भी चीज को शो नहीं कर सकते। अगर मैं कहता हूं कि दिस इज ए पेन, तो मुझे दिस बोलना पड़ेगा, मैं इसे ऐसे नहीं बोल सकता इट इज ए पेन, क्योंकि इट डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता। डेमोन्स्ट्रेट जो करेगा क्या करेगा? दिस, दैट, दीज और दोज ही करेंगे। और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या बताया मैंने? शो करना। इसमें दिस और दैट क्या होते हैं? सिंगुलर, और दीज और दोज क्या होते हैं? ये हर बार 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 रिपीट की जाती है आपके सामने। तो ये दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह लो या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव ही होगा, प्रोनाउन तो नहीं होगा, क्योंकि नाउन है तो नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। और ये नाउन नहीं होता तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। अब इसको जिसका पैसिव बनाना है तो हमेशा की तरह टेंस तो वही है नहीं, और मेरे दिमाग में मोटी मोटी सी बात है कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो चेंज होते ही होते हैं जब हम पैसिव बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं पहले, दिस वर्क, इस लाइन से देखते रहोगे आप, दिस वर्क आ गया।
अब यहाँ पे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद क्या थी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ सब्जेक्ट आ चुका है तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज में एक्टिव होता है उसी अंदाज में तो पैसिव बनाना चाहिए। तो अब यहाँ इसने एम लिख रखा है, एम का मतलब मुझे पता चल रहा है कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब इज आर और एम। अगर यहाँ वाज लिखा होता फिर मैं वाज और वर्ब पे विचार करता, क्योंकि पास्ट का कंपैरिजन तो पास्ट से किया जाएगा और प्रेजेंट का कंपैरिजन प्रेजेंट से किया जाएगा। तो यहाँ इन तीन में से एक शब्द आना है, या तो इज या आर या एम। तो यहाँ तो एम इसलिए आया क्योंकि यहाँ हाँ तो ये था ना, तो आई के साथ क्या आता है एम आता है, लेकिन यहाँ तो दिस वर्ग है, यहाँ एम थोड़ी लिखोगे, यहाँ तो इज आएगा या आर आएगा। और वर्ग क्या होता है सिंगुलर, सिंगुलर क्यों होता है क्योंकि अनकाउंटेबल है, वर्ग को आप गिन नहीं सकते, वर्क्स कोई तो वर्ड ही नहीं होता, अगर आप वर्ग में ऐसे लगा रहे हो तो कोई वर्ड ही नहीं होता। ये क्या है सिंगुलर, तो क्या आएगा इज आ जाएगा। तो इसकी जगह तो आ गया दिस वर्ग, एम की जगह क्या आ गया इज। अब ये फिर इन्फिनेटिव आ गया, क्या बता रखा टू के बाद बी और बी के बाद थर्ड फॉर्म। तो दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड, दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड, और फिर आई का क्या हो जाएगा बाई मी। ठीक, ये इसका पैसिव बन गया, दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाई मी। जो कोई टेंस वगैरह के रूल है वो आपके काम नहीं कर रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक, ये इधर का हो गया होगा, जो भी कर लिया होगा आपने, मिटा दो। आगे देखेगा, you have to choose a house, you have to choose a हाउस, ये दे रखा है। और टेंस से बाहर की बात है, क्योंकि टेंस में तो हैज है और हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, आती नहीं आती, और इसमें फिर इन्फिनेटिव आ रहा है, तो टेंस से बाहर की बात है, टेंस कोई है ही नहीं। ये है क्या सब्जेक्ट आपका, ये होगी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया इन्फिनेटिव, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाना शुरू करो, ऑब्जेक्ट के शुरू में लिखो हाउस। अब यहाँ हैव आ रहा है, तो दो कैटेगरी हैं, एक तो या तो हैज आ सकता है या हैव आ सकता है, हेड नहीं आ सकता, क्योंकि हेड तो पास्ट को डिनोट करता है, प्रेजेंट को दो ही वर्ड करते हैं, तो हैज या हैव। तो ए हाउस क्या है सिंगुलर, क्या लिखेंगे हैज लिखेंगे। फिर आ गया इन्फिनेटिव, तो टू डी। अब चूज की थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, क्या होती है चूजन होती है, स्पेलिंग क्या है मतलब डबल ओ लिखूंगा या एक ओ लिखूं, एक ओ लिखें, तो सी एच ओ ये लिखें। ठीक, उसके बाद बाई, और जो यू है यू का तो यू ही रहता है, चेंज नहीं होता, ये इसका पैसिव बन गया। ए हाउस हैज टू बी चूजन बाई यू। ठीक भाई, नेक्स्ट है डू इट फॉर मी प्लीज, डू इट फॉर मी प्लीज। ये सेंटेंस दे रखा है, इसका पैसिव बनाना है, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, तो पढ़ाए हैं कौन सा है इनमें से इम्पेरेटिव। वही डू क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव कहलाते हैं। तो ये तो हो गए बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इंपेरेटिव है। ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर मी और प्लीज है ये सारा रिमेनिंग पार्ट आप कह सकते हो। ठीक, अब इसमें ऑब्जेक्ट है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इस क्लास में भी कि जिसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है उसे लेट से बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन चीजों में से चीजें निकलेंगी, अब धीरे धीरे पढ़ते खुलती चली जाएंगी। मैं जिस बात को कहूंगा उसमें फिर चेंज हो जाएगा और मैं जिस कहूंगा फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन साथ साथ आपको लॉजिक बताऊंगा उसका नाम, ये ध्यान रखना। तो मैंने अभी कहा था कि यहाँ ऑब्जेक्ट उसे किससे बनाए? लेट से। अब मैं सिर्फ बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखूंगा लेट इट बी डन, लेट इट बी डन फॉर मी प्लीज। लेकिन किसी भी सूरत में प्लीज नहीं हटा, किसी भी सूरत में प्लीज नहीं हटा। जबकि जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो ये तो ऐसा वर्ड है जो हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लीज जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट वे में करते हैं, यानी कि एक्टिव वे में करते हैं। पैसिव में कुछ ऐसा करो कि इसकी मीनिंग उसमें आ जाए किसी वर्ड में और ये भी यहाँ से हट जाए। तो इसकी मीनिंग किसमें आती है? रिक्वेस्टेड में। यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो मैं उससे बना रहा हूँ उसे, तो उससे अगर मैं बनाऊंगा तो लिख दिया मैंने यू आर रिक्वेस्टेड टू, और ये तो सारा ऐसे कर जाएगा डू इट फॉर मी। प्लीज हट गया क्योंकि प्लीज और रिक्वेस्टेड एक साथ तो आ नहीं सकते। ठीक है यहाँ तक? अब फिर दोनों सही है। आप लेट इट बी डन से बना लो, इससे बना लो, लेकिन बेस्ट ये माना जाएगा। जबकि इसमें ऑब्जेक्ट था फिर भी इसे लेट से नहीं बनाया क्योंकि एक शब्द प्रॉब्लम कर रहा था, क्या? प्लीज। और यहाँ पे प्लीज हट के सेंस बन गया हमारी यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, और ये बन गया यहाँ पे पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इस तरह से पढ़ते खुलते चले जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भी एग्जाम्पल अभी आएंगे जिन्हें देख के प्रॉब्लम भी होती है, और बहुत ध्यान से सुनते रहो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेट से बनाएंगे तो लेट इट बी डन हो जाएगा। हाँ, लेट इट बी डन, और आगे से वैसे ही लेट इट बी डन फॉर मी प्लीज। उसके बाद आगे देखिए भाई, robbers looted the shop, robbers looted the shop। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि ये वर्ब बना रखी है और इसमें एडी लग रहा है। तो फर्स्ट फॉर्म होगी लूट, सेकंड भी लूटेड और थर्ड भी लूटेड। तो ये थर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि थर्ड कभी अकेले नहीं आती। थर्ड या तो हैज है, हेड आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी उससे पहले कोई ना कोई, है ना? अकेले तो कभी आते नहीं। अगर अकेले आ रही तो क्या मानी जाएगी? सेकंड ही मानी जाएगी। और जब सेकंड फॉर्म मानी जाएगी तो क्या है? पास्ट में। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब होगी और ये ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल सा एक सेंटेंस है। तो जो हम लाइन लिखते हैं इंट्रोगेटिव तो ये है नहीं, कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑब्जेक्ट से। तो द शॉप, और ये क्या है? सिंगुलर। क्या लिखूं? वाज लिखूं। थर्ड फॉर्म तो यही होती है, लूटेड। द शॉप वाज लूटेड। बस यही फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा मुझे। बाय रोबर्स नहीं लिख सकता मैं इसमें। अगर मैंने बाय रोबर्स लिख दिया तो मेरा सेंटेंस गलत माना जाएगा और काट दिया जाएगा। वजह क्या है? वजह साफ है। अभी तो मैंने एक बात कही थी आपसे इंडेफिनिट प्रोनाउन की, इसमें समवन आया था। तो मैंने कहा था कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो छोड़ दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस, है ना? लेकिन जो चीज अंडरस्टूड है वो भी छोड़ दी जाती है। और आप उसे लिख रहे हो तो पता नहीं क्यों लिख रहे हो। तो इंग्लिश ये कहती है कि आप बेवजह शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। एक वर्ड होता है रिडंडेंट, REDUNDANT। रिडंडेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा यूज। तो रिडंडेंट पॉलिसी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, खासतौर में इंग्लिश में। किसी भी भाषा में नहीं होती वैसे तो, लेकिन इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा सतर्क रहती है, इसे लेकर ग्रामर वगैरह। तो द शॉप वाज लूटेड, दुकान लूट ली गई। तो भाई लूटने का काम किसका है? अगर आप उसे लिख के दिखा रहे हो बाय रोबर्स, पता नहीं क्यों लिख के दिखा रहे हो।
तो ये चीज आपको महसूस करनी पड़ेगी। जो काम उसी का है उसे आप लिख के नहीं दिखाएंगे। अगर यहाँ ये होता कि भाई बैंकर्स लूटेड द शो, तो ये अजीब सी बात होती, फिर तो मैं लिख के दिखाता, क्योंकि बैंकर्स का काम लूटना नहीं है, फिर भी कर दिया काम। तो ये तो स्पेशल काम है, तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये तो कॉमन काम है, उसे नहीं आप लिख के दिखाने। ठीक है, नमस्ते। फिर वही दो ऑप्शन आने हैं, एक में लिखा जाएगा क्या, बाय रोबर्स, और एक में स्ट्रेस आएगा, सही होगा। ठीक, वो एक अलग बात है। मैं तो जो आपको पढ़ा रहा हूँ अपनी बेस्ट नॉलेज से पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है क्या पता किसी एग्जाम, क्योंकि एक से एक धुरंधर है हिंदुस्तान, क्या पता ऐसे गलत बता रखा और उसे ऐसे कर रखा हो। यहाँ कुछ भी हो सके, चमत्कारों की यहाँ कमी नहीं होती। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल धैर्य से सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ, मेरी बेस्ट नॉलेज जो है। तो द शो वाज लूटेड। अच्छा, लूट की बात करते हैं तो मैं बताता रहता हूँ कि हर साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कुछ वर्ड शामिल किए जाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में बोले जाते हैं। अब लूट तो ये हिंदी का शब्द है, लेकिन अब ऑक्सफोर्ड में इसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया है, और जैसा आप देख रहे हो, अब लूटने को डायरेक्ट लूट ही बोल सकते हो। उसके लिए अलग से आपको कुछ वर्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, और भी इंग्लिश का शब्द बन चुका है क्योंकि ऑक्सफोर्ड में आ चुका है। हर साल ऐसा होता है, 4 शब्द 5 शब्द 12 शब्द पूरे वर्ड से लिए जाते हैं, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो अपडेट की जाती है उसमें शामिल किए जाते हैं। ये हो गया बच्चों, एक दो और करते हैं। नेक्स्ट है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सेंटेंस दे रखा है, इसका पैसिव बनाना है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये सारा क्या है, रिमेनिंग पार्ट। सिंपल सेंटेंस है तो इंग्लिश पहले आ जाएगा, ये मैं लिख दिया है इंग्लिश। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आते हैं, इजारे में आते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर है तो क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा, इंग्लिश इज। अब कोई एक्स्ट्रा वर्ड तो होता नहीं, मतलब आई मीन टू से बी, बीन या बीइंग तो कोई होता नहीं, तो सीधी क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। और क्या आएगा, रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये मुझे फुल स्टॉप फिर लगाना पड़ेगा, मैं बाय पीपल नहीं लिख सकता, क्योंकि तो इंग्लिश बोलेंगे कौन, ये जानवर बोलेंगे, पीपल बोलेंगे ना। तो कॉमन सेंस कहती है कि कॉमन ही काम हो रहा है, तो आपको लिखना वर्जित है। अगर आपने लिख दिया तो इंग्लिश के साथ आप अपराध करेंगे आप। ठीक, वर्जित है, वर्जित। तो बाय पीपल आप नहीं लिखेंगे, और सेंटेंस को यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, जब हमारी ग्रामर पे कमांड हो जाती है और हमारी वर्ड पावर भी अच्छी हो जाती है, तो आप धड़ल्ले से इंग्लिश बोलोगे फिर बिना रुके, जिसे कहते हैं इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश स्पोकन कोई नहीं सिखा सकता, खुद सीख जाएगा बंदा। जब आपको ये पता है कि एक्टिव तो ऐसे बोलेगा और पैसिव ऐसे बोलेगा, फिर बस चीज रह जाती है क्या, शब्द एक कॉमन सी एक वर्ड पावर हो आपके पास, कि आपको सोचना ना पड़े कि भाई इस वर्ड की को हिंदी में ये कहते हैं, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे। एक की जगह 5 हो तैयार, मतलब इतना तेज माइंड सेटअप हो, 5 में से कौन सा पिक करना। और फिर ग्रामर जब कॉम्बिनेशन बनती है, बदलने से ऐसी इंग्लिश बोलती है कि अमेरिकन भी शर्मा जाए, क्योंकि अमेरिकन ग्रामर नहीं जानता। ग्रामर तो हम ही जानते हैं, जितना ध्यान हम देते हैं ग्रामर पे कोई देश नहीं देने। भाषा तो उनकी है, और ग्रामर हमारे यहाँ ही सबसे ज्यादा घिसी जाती है। वो तो डायरेक्ट फ्लो में बोलते हैं। थोड़ी बहुत जो वो पढ़ते होंगे अपना एकेडमिक में, वो तो सब ऐसे ही होता है, बाकी यूज तो होते नहीं वहाँ। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक सेंटेंस और देखिए लास्ट, बाकी अगले पीरियड में करेंगे। मिस्टर रॉय टीचर्स अस ग्रामर।
मिस्टर रोय टीचर्स अस ग्रामर। ग्रामर की भी बहुत से स्टूडेंट स्पेलिंग गलती करते हैं, ग्रामर में ए आता है। अगर आप खुद फील करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से आप में से ई लिखते हैं ग्रामर के अंदर। हाँ या नहीं? मेरी ग्रामर देखो, फिर ग्रामर देखो, ई नहीं दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? ए दिखाई देगा, है ना। लेकिन जब लिखते हैं तो बहुत से ई लिखते हैं ग्रामर के अंदर, उसे भी संशोधन करो। मिस्टर रोय टीचर्स अस ग्रामर। टीचर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आई लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, ऐसे मत पढ़ो ता है, ती है, ते है, वो नहीं पढ़ना। अब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ इस्तेमाल होता है? 3 जगह, हैबिट, प्रोवर्ब और यूनिवर्सल ट्रूथ। हैबिट, प्रोवर्ब और यूनिवर्सल ट्रूथ, ये क्या है? हैबिट। मिस्टर रॉय ग्रामर पढ़ाते हैं, ये उनकी हैबिट है, जो उनका प्रोफेशन है। ऐसा कभी हो सकता है किसी का प्रोफेशन हो और हैबिट ना हो? इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो नहीं मुझे ता है, ती है और ते है आ रहे हैं, इसलिए है। ठीक है, फिलहाल ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गई? मेन वर्ब। और ये मैंने सेंटेंस क्यों लिया है? वो इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी 2 हैं। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, और जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक को तो बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट इंसानों के लिए इस्तेमाल होगा वो इनडायरेक्ट होगा। तो इंसान के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? अस, तो इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट, और दूसरे को बोलते हैं डायरेक्ट। और आप देखोगे, फील भी करोगे कि हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, करा नहीं करा? क्योंकि कोई कहे कि मैं तो इसे ऐसे बोलूंगा, मिस्टर रोय टीचर्स ग्रामर अस, तो आप ये तो कह सकते हो, सुनने में बढ़िया नहीं लग रहा। तो सुनने से क्या मतलब? मुझे ये बताना गलत कहाँ हूँ? सुनने से क्या मतलब जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो सही है, जो अच्छा नहीं लगेगा वो गलत है। मतलब ऐसा थोड़ी होता। तो तुम उसे कहोगे कि भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पहले लिखा जाता है, क्योंकि इंसानों के लिए भाषा है, इंसानों ने भाषा बनाई है, तो अपने आप को पीछे कैसे रख सकते हैं? वो हमेशा फ्रंट पे रखेंगे अपने आप। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। अब इसमें भी क्या होता है? इसके भी 2 आंसर आएंगे। एक तो बनाएगा किससे? वो अस से, और एक बनाएगा किससे? ग्रामर से। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दोनों ही है, तो गलत कोई नहीं है, दोनों ही सही है। लेकिन नंबर मिलेगा किस पे? अस वाले। बेस्ट ही है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फिलहाल शुरू करते हैं। मैं तो बेस्ट ही बना रहा हूँ, तो जो अस है इधर आके क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात थी तो ई जाने में से कोई एक आएगा, तो वी क्या है? प्लूरल, तो क्या आ गया? आर। टीच की थर्ड फॉर्म होगी टोट, वी आर टोट। अभी जो दूसरा ऑब्जेक्ट था ये रिमेनिंग पार्ट बन जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट को आप उधर उठा के गए वो तो सब्जेक्ट बन गया, तो जो दूसरा वहां रह गया उसे क्या लेंगे? रिमेनिंग पार्ट काउंट कर लेंगे। जहां हमारा फंक्शन में रिमेनिंग पार्ट आता है तो उसे वहीं छोड़ देंगे। वी आर टोल्ड ग्रामर और बाई मिस्टर। आसान में आ गई। और एक ऑप्शन में क्या मिलेगा? ग्रामर इज टोट अस बाई मिस्टर। सही है भी, गलत ये भी नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर मिलेगा इसमें। अब दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे आपको। क्लियर? चलिए आज का पीरियड समाप्त। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और घर पे जाके एक बार रिवाइज करना अच्छी तरह से और फिर इम्प्रूव करेंगे।